Welcome to Riddhi Academy, where learning creates leaders, your destination for competitive exam success. Learn today, lead tomorrow. वेलकम टू आवर चैनल रिद्धि एकेडमी। आप लोग का हमारे रिद्धि एकेडमी के चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं BPSC 146 के बारे में, BPSE 146 के बारे में, जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संघर्ष और शांति। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संघर्ष और शांति के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, जिसमें टोटल हम 45 क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो हम आज एक ही वीडियो में सबको समाप्त करने वाले हैं। आप इन सभी प्रश्नों को अपने स्क्रीन पर देख लीजिए। यह सारे प्रश्न अपने स्क्रीन पर ये रहा। ये सारे प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो ये सारे प्रश्न आप एक बार अच्छे से देख लीजिए और हो सके तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए कि आपको और कौन सा वीडियो चाहिए। और जितना हो सके अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ हमारे इस चैनल को शेयर कीजिए, ताकि उनका भी लाभ बना रहे और हम भी आपके लिए आगे नेक्स्ट अच्छे अच्छे वीडियो को लेकर आएँ। तो आपका समय बर्बाद ना करते हुए हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संघर्ष की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संघर्ष की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। तो इसके उत्तर में लिखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संघर्ष वह स्थिति है जब दो या दो से अधिक राष्ट्र अपने हितों, उद्देश्यों, मूल्यों या संसाधनों को लेकर एक दूसरे के विरोध आ जाते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक सामान्य और महत्वपूर्ण पहलू है। संघर्ष की प्रमुख विशेषता कौन कौन सी है? हितों का टकराव, प्रतिस्पर्धा की भावना, बहुआयामी स्वरूप और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। सबसे पहले देखेंगे हितों के टकराव। हितों का टकराव में आएगा जब राष्ट्र के राष्ट्रीय हित एक दूसरे से टकराते हैं, तब संघर्ष उत्पन्न होता है। फिर प्रतिस्पर्धा की भावना, राष्ट्र शक्ति, सुरक्षा, संसाधनों की प्राप्ति के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। फिर बहुआयामी स्वरूप में आ जाएगा संघर्ष राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक या सैन्य हो सकता है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव में आ जाएगा एक संघर्ष का प्रभाव कई देशों और क्षेत्रों पर पड़ सकता है। फिर इसमें संघर्ष के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं, उन सभी को हम देखेंगे। प्रमुख कारण में आ जाएगा राष्ट्रीय हितों का टकराव, समावर्ती विवाद, संसाधनों पर नियंत्रण की होड़, वैचारिक एवं धार्मिक मतभेद, शक्ति और प्रभुत्व की आकांक्षा। अब संघर्ष के क्या क्या परिणाम होते हैं, क्या क्या परिणाम हुए? अंतर्राष्ट्रीय अस्थिरता, युद्ध और शांति की संभावना, आर्थिक एवं मानवीय क्षति, वैश्विक शांति को खतरा। फिर है निष्कर्ष में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संघर्षों राष्ट्रों के बीच हितों और उद्देश्यों के टकराव का परिणाम होता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संघर्ष राष्ट्रों के बीच हितों एवं उद्देश्यों के टकराव का परिणाम होता है। यद्यपि संघर्ष तनाव और अस्थिरता को जन्म देती है, फिर भी संवाद, कूटनीति और सहयोग के माध्यम से इसका शांतिपूर्ण समाधान संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संघर्ष के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। संघर्ष के प्रमुख कारण क्या क्या हैं, उसका वर्णन करना है। इसके आंसर में लिखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संघर्ष विभिन्न देशों के बीच हितों, उद्देश्यों और नीतियों के टकराव के कारण उत्पन्न होता है। यह विश्व राजनीति का एक महत्वपूर्ण तत्व है। अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष के कारण का वर्णन करना है। उसमें लिखना है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संघर्ष विभिन्न देशों के बीच हितों, उद्देश्यों और नीतियों के टकराव के कारण उत्पन्न होता है।
यह विश्व राजनीति का एक महत्वपूर्ण तत्व है। संघर्ष का प्रमुख कारण। अब संघर्ष के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय हितों का टकराव, क्षेत्रीय एवं सीमा विवाद, संसाधनों पर प्रतिस्पर्धा, वैचारिक मतभेद। सबसे पहले देखेंगे राष्ट्रीय हितों का टकराव। प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि मानता है, जिससे संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। फिर है क्षेत्रीय एवं सीमा विवाद। सीमाओं और क्षेत्रों पर दावे देश के बीच तनाव और संघर्ष को जन्म देता है। फिर है संसाधनों पर प्रतिस्पर्धा। जल, तेल, गैस और खनिज संसाधनों पर नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय संघर्ष करते हैं। फिर वैचारिक मतभेद। राजनीतिक एवं आर्थिक विचारधाराओं में अंतर संघर्ष का कारण बनता है। फिर धार्मिक एवं जातीय विवाद। धर्म, जाति, पहचान और संस्कृति विभिन्नताएं भी संघर्ष को बढ़ावा देती है। शक्ति एवं प्रभुत्व की आकांक्षा। अधिक शक्ति और प्रभाव प्राप्त करने की इच्छा राष्ट्र को संघर्ष की ओर ले जाती है। फिर आर्थिक प्रतिस्पर्धा। बाजार, व्यापार और आर्थिक हितों को लेकर भी राष्ट्र के बीच विवाद हो सकते हैं। अब है संघर्ष के प्रभाव। संघर्ष से क्या प्रभाव पड़ता है? युद्ध और हिंसा उत्पन्न हो सकती है संघर्ष से। आर्थिक हानि हो सकता है, मानव अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति को खतरा उत्पन्न हो सकता है। निष्कर्ष। इसके निष्कर्ष क्या निकलते हैं? संघर्ष के कारण क्या क्या निष्कर्ष निकलता है? संघर्ष के कारण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और संस्कृति को हानि हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं स्थिरता बनाए रखने के लिए संवाद, सहयोग और कूटनीति का सहारा लेना पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, शांति की अवधारणा एवं उसके प्रकारों की चर्चा कीजिए। शांति का अर्थ केवल युद्ध की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि ऐसी स्थिति है जिसमें सुरक्षा, न्याय, सहयोग और सद्भावना विद्यमान हो। शांति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मुख्य उद्देश्य है। शांति के प्रकार। शांति के प्रकार के बारे में हम लोगों को जानना है कि शांति के प्रकार क्या हैं। शांति जो है नकारात्मक भी हो सकती है और शांति सकारात्मक भी हो सकती है। नकारात्मक शांति में युद्ध और हिंसा की अनुपस्थिति में स्थित होती है। नकारात्मक शांति युद्ध और हिंसा की अनुपस्थिति की स्थिति होती है। असकारात्मक शांति में न्याय, समानता, मानव अधिकार और सामाजिक विकास पर आधारित शांति होती है। शांति का महत्व। अब शांति के महत्व क्या है? शांति अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता होती है, आर्थिक विकास है, मानव कल्याण है, राष्ट्रों के बीच सहयोग है। शांति से हमें अंतर्राष्ट्रीय में स्थिरता मतलब स्थिति को सही बनाकर रख सकते हैं, आर्थिक विकास हो सकता है शांति रहने से, मानव का कल्याण भी हो सकता है और राष्ट्रों के बीच सहयोग की भावना बनी रहती है। निष्कर्ष है, अस्थायी शांति के लिए केवल युद्ध को रोकना पर्याप्त नहीं, बल्कि न्यायपूर्ण एवं सहयोगात्मक व्यवस्था स्थापित करना भी आवश्यक है। अगर हमें शांति चाहिए तो केवल युद्ध को रोकना नहीं, बल्कि न्यायपूर्ण मतलब जहाँ न्याय संगत और सहयोगात्मक एक दूसरे को सपोर्ट करने वाला व्यवहार भी उपस्थित होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में शक्ति की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है उसमें शक्ति की क्या भूमिका है, इसके बारे में हम लोगों को बताना है। शक्ति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का महत्वपूर्ण तत्व है। शक्ति जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का महत्वपूर्ण तत्व है। राष्ट्र अपने हितों की रक्षा और प्रभाव बढ़ाने के लिए शक्ति का प्रयोग करते हैं। राष्ट्र जो है अपने हित की रक्षा
और प्रभाव को बढ़ाने के लिए शक्ति का प्रयोग करते हैं। शक्ति की भूमिका में आता है राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना। शक्ति से हम अपने राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं, राष्ट्र के हितों और उसकी रक्षा कर सकते हैं और अन्य देशों को प्रभावित कर सकते हैं। अगर शक्ति नहीं रहेगा तो हम किसी के साथ युद्ध भी नहीं कर सकते। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बढ़ा सकते हैं। शक्ति रहेगा तभी हमारा देश का नाम पूरे विश्व में लिया जाएगा। शक्ति के स्रोत कौन कौन से हैं? एक सैन्य शक्ति, एक आर्थिक शक्ति, एक तकनीकी शक्ति, एक राजनीतिक शक्ति। शक्ति के स्रोत में आता है सैन्य शक्ति, आर्थिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति और तर्क शक्ति। निष्कर्ष तथा शक्ति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करती है, किंतु शक्ति का संतुलन उपयोग ही शांति और स्थिरता सुनिश्चित कर सकती है। जब तक शक्ति का संतुलन बना रहता है तब हम शांति और स्थिरता सुनिश्चित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीत युद्ध यानी कोल्ड वार के कारण और परिणामों की व्याख्या कीजिए। शीत युद्ध के कारण और परिणामों की व्याख्या करनी है। उत्तर में लिखेंगे शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक एवं राजनीतिक संघर्ष था। शीत युद्ध जो था वो द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच एक वैचारिक और राजनीतिक संघर्ष था। शीत युद्ध के कारण कौन कौन से थे? कारण थे पूंजीवादी और साम्यवादी का संघर्ष। एक तरफ पूंजीवादी थे, एक तरफ साम्यवादी थे, उनके बीच संघर्ष। शक्ति संतुलन की प्रतिस्पर्धा। फिर था परमाणु हथियारों की होड़। सब तरफ परमाणु हथियार की होड़ लगी हुई थी। फिर है पारस्परिक अविश्वास, मतलब एक दूसरे में किसी के साथ विश्वास नहीं था। अब शीत युद्ध के क्या परिणाम हुए थे? विश्व जो है वो 2 गुटों में विभाजित हो गया था। फिर हथियार की दौड़ शुरू हो गई थी, क्षेत्रीय संघर्षों में वृद्धि हो गई, संयुक्त राष्ट्र की भूमिका प्रभावित हुई। निष्कर्ष यह निकला कि शीत युद्ध ने विश्व राजनीति को कई दशकों तक प्रभावित किया और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दिशा निर्धारित की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीत युद्ध की समाप्ति के कारण की चर्चा कीजिए। अब शीत युद्ध के बारे में तो हम लोग पढ़े, अब इसकी समाप्ति के क्या क्या कारण थे इसके बारे में हम लोग को जानना है। 1989 से 1991 के बीच शीत युद्ध का अंत हुआ। मतलब शीत युद्ध का अंत 1989 से 1991 के बीच शीत युद्ध का अंत हुआ। इसके पीछे कई राजनीतिक और आर्थिक कारण थे। इसके पीछे क्या थे? बहुत सारे राजनीतिक और आर्थिक कारण थे शीत युद्ध के समाप्त होने में। प्रमुख कारण में है सोवियत संघ की आर्थिक कमजोरी। दूसरा है मिखाइल गोर्बाचेव की सुरक्षा नीति। मिखाइल गोर्बाचेव की सुरक्षा नीति। फिर है हथियारों की दौड़ का बढ़ता खर्च। फिर पूर्वी यूरोप में साम्यवादी शासन का पतन। फिर है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 में। इसके परिणाम क्या हुए? 2 ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का अंत हो गया। 2 ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का अंत हुआ, अमेरिका का प्रभाव बढ़ा और नई विश्व व्यवस्था का उदय हुआ। निष्कर्ष, अब शीत युद्ध जब समाप्त हुए उसके निष्कर्ष क्या निकले? शीत युद्ध की समाप्ति ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नई युग की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों के मध्य संबंधों का परीक्षण कीजिए। वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों के मध्य संबंधों का परीक्षण कीजिए। वैश्वीकरण देश को आर्थिक,
राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से जोड़ता है। वैश्वीकरण जो है वो देश को, वैश्वीकरण मतलब हो गया व्यवसाय, वैश्वीकरण देश को आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से जोड़ता है, किंतु इससे नए प्रकार के संघर्ष भी उत्पन्न होते हैं। अब सकारात्मक प्रभाव, वैश्वीकरण के प्रभाव भी हैं, सकारात्मक प्रभाव भी हैं, नकारात्मक प्रभाव भी हैं, लेकिन पहले सकारात्मक प्रभाव को देखेंगे। सकारात्मक प्रभाव में आते हैं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि, व्यापार और निवेश का विस्तार, देश के बीच परस्पर निर्भरता। जबकि नकारात्मक प्रभाव में आता है आर्थिक असमानता, संघर्षों पर प्रतिस्पर्धा, संसाधनों पर प्रतिस्पर्धा, संस्कृति टकराव और वैश्विक आतंकवाद का प्रसार। निष्कर्ष, वैश्वीकरण के क्या निष्कर्ष निकले? वैश्वीकरण सहयोग और संघर्ष दोनों को प्रभावित करती है। इसका प्रभाव देशों की नीतियों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। वैश्वीकरण जो है सहयोग और संघर्ष दोनों को प्रभावित करता है और इसका प्रभाव देशों की नीतियों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मानव सुरक्षा की अवधारणा का वर्णन कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मानव सुरक्षा की अवधारणा का वर्णन कीजिए। इसके उत्तर में देखेंगे, मानव सुरक्षा का अर्थ व्यक्तियों के जीवन, स्वतंत्रता और गरिमा की सुरक्षा से है। मानव सुरक्षा का अर्थ क्या है? व्यक्तियों के जीवन की स्वतंत्रता और गरिमा की सुरक्षा से है। यह केवल राज्य की सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण पर बल देता है। मानव सुरक्षा के प्रमुख आयाम, मानव सुरक्षा के प्रमुख आयाम कौन कौन से हैं? आर्थिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा में क्या आता है? रोजगार एवं आय की सुरक्षा। फिर एक खाद्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा में आता है पर्याप्त एवं पौष्टिक भोजन की उपलब्धता। तीसरा आता है स्वास्थ्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा में आता है रोगों और महामारियों से संरक्षण। चौथा पर्यावरणीय सुरक्षा, पर्यावरणीय सुरक्षा में आता है स्वास्थ्य एवं सुरक्षित पर्यावरण, स्वच्छ एवं सुरक्षित पर्यावरण। व्यक्तिगत सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा में हिंसा, अपराध एवं आतंकवाद से सुरक्षा। सामुदायिक सुरक्षा, सामुदायिक सुरक्षा में संस्कृति एवं सामाजिक पहचान की रक्षा। फिर है राजनीतिक सुरक्षा, मानव अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं को सुरक्षा। राजनीतिक सुरक्षा में क्या होता है? मानव अधिकारों और स्वतंत्रताओं की सुरक्षा। महत्व, इसके महत्व क्या क्या है? इससे मानव कल्याण को बढ़ावा मिलता है, शांति एवं स्थिरता की स्थापना की जाती है, सतत विकास को प्रोत्साहन मिलता है। निष्कर्ष, मानव सुरक्षा के क्या निष्कर्ष निकलते हैं? मानव सुरक्षा की अवधारणा व्यक्ति केंद्रित है और इसका उद्देश्य भय तथा अभाव से मुक्त जीवन सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हित की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। राष्ट्रीय हित की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। राष्ट्रीय हित वे लक्ष्य और उद्देश्य हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए कोई राष्ट्र अपनी विदेश एवं घरेलू नीतियां निर्धारित करता है। राष्ट्रहित क्या है? राष्ट्रहित वे लक्ष्य और उद्देश्य हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए कोई राष्ट्र अपनी विदेश एवं घरेलू नीतियां निर्धारित करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आधार माना जाता है। राष्ट्रहित को ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आधार माना जाता है। राष्ट्रहित की प्रमुख विशेषताएं बताएं। राष्ट्रहित की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है, इसके बारे में देखना है। राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, नागरिकों के कल्याण को सुनिश्चित करना। अब राष्ट्रहित के प्रकार, राष्ट्रहित के क्या क्या प्रकार हैं? प्राथमिक राष्ट्रहित,
द्वितीयक राष्ट्रहित, अस्थायी राष्ट्रहित और परिवर्तनीय राष्ट्रहित। निष्कर्ष, अब इससे निष्कर्ष क्या निकलते हैं? राष्ट्रहित से निष्कर्ष क्या निकलते हैं? राष्ट्रहित किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति का प्रमुख आधार होता है। राष्ट्रहित जो है किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति का प्रमुख आधार होता है और उसी के अनुसार राष्ट्रीय निर्णय लिए जाते हैं नेक्स्ट है शक्ति संतुलन सिद्धांत का मूल्यांकन कीजिए। शक्ति संतुलन क्या है, इसके सिद्धांत का मूल्यांकन कीजिए। शक्ति संतुलन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। शक्ति संतुलन जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसके अनुसार किसी एक राष्ट्र को इतना शक्तिशाली नहीं बना देना चाहिए कि वह अन्य राष्ट्रों की स्वतंत्रता और सुरक्षा के लिए खतरा बन जाए। इसके अनुसार क्या है कि कोई एक राष्ट्र को इतना पावर नहीं देना चाहिए कि वह किसी और राष्ट्र को नुकसान पहुंचाए, किसी और राष्ट्र की स्वतंत्रता और सुरक्षा के लिए वो खतरा बन जाए। शक्ति संतुलन की प्रमुख विशेषताएं। शक्ति संतुलन की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, इसके बारे में देखते हैं। किसी एक राष्ट्र के प्रभुत्व को रोकना, किसी एक राष्ट्र के प्रभुत्व को रोकना, अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता बनाए रखना, राष्ट्रों के बीच शक्ति का संतुलित वितरण, राष्ट्रों के बीच शक्ति का संतुलित वितरण, गठबंधनों का निर्माण, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना, युद्ध की संभावना को कम करना। अब राष्ट्रीय हित के कुछ लाभ हैं, इनसे क्या क्या लाभ है ये देखना। अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने में सहायता करता है, छोटे देश की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, किसी एक शक्ति के वर्चस्व को रोकता है। अब राष्ट्रहित की सीमाएं को देखेंगे। हथियारों की दौड़ को बढ़ावा दे सकते हैं, अस्थायी शांति की गारंटी नहीं देंगे और गठबंधनों के कारण तनाव बढ़ सकता है। अब राष्ट्रहित के निष्कर्ष, राष्ट्रहित के क्या निष्कर्ष निकलते हैं वो देखना है। शक्ति संतुलन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में स्थिरता बनाए रखने का महत्वपूर्ण साधन है। शक्ति संतुलन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में स्थिरता को बनाए रखने का महत्वपूर्ण साधन है, किंतु इसकी सफलता राष्ट्रों के सहयोग और संतुलित व्यवहार पर निर्भर करती है। फिर भी इसकी सफलता जो है राष्ट्रों के सहयोग और संतुलित व्यवहार पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निशस्त्रीकरण की अवधारणा की चर्चा कीजिए। निशस्त्रीकरण की अवधारणा क्या है, इस पर चर्चा करनी है। निशस्त्रीकरण का अर्थ हथियारों, विशेषकर विनाशकारी हथियारों को कम करना या समाप्त करना है। निशस्त्रीकरण का अर्थ क्या है? निशस्त्रीकरण का अर्थ है हथियारों, विशेषकर विनाशकारी हथियार जिससे बहुत ज़्यादा विनाश हो सके, उसको कम या समाप्त करना है। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व की शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। निशस्त्रीकरण की प्रमुख विशेषता। अब निशस्त्रीकरण की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है? हथियारों की संख्या में कमी करना, परमाणु हथियारों के उन्मूलन पर बल देना, युद्ध की संभावना को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय विश्वास को बढ़ाना, शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन देना, सैन्य खर्च में कमी करना। निशस्त्रीकरण की आवश्यकता। निशस्त्रीकरण की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में देखते हैं। विश्व शांति की स्थापना, इससे क्या होता है? विश्व शांति की स्थापना होती है, मानवता को विनाश से बचाया जा सकता है, विकास कार्यों पर अधिक संसाधन खर्च करना होता है और अंतर्राष्ट्रीय तनाव कम हो सकता है। अब निशस्त्रीकरण की चुनौतियाँ। निशस्त्रीकरण की कुछ चुनौतियाँ हैं, उन्हें देखते हैं। राष्ट्रों के बीच अविश्वास, सुरक्षा संबंधी चिंताएं, परमाणु शक्ति के हित।
परमाणु शक्तियों के हित। निष्कर्ष। अब निशस्त्रीकरण के क्या निष्कर्ष निकलते हैं? निशस्त्रीकरण विश्व शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, विश्वास और राजनीतिक इच्छा शक्ति आवश्यक है। निशस्त्रीकरण क्या है? निशस्त्रीकरण विश्व शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, विश्वास और राजनीतिक इच्छा आवश्यक है। शस्त्र नियंत्रण। अब शस्त्र नियंत्रण की आवश्यकता और महत्व का वर्णन कीजिए। शस्त्र नियंत्रण की आवश्यकता क्यों है और इसके क्या महत्व है, इसके बारे में हम लोगों को जानना है। शस्त्र नियंत्रण का अर्थ हथियारों के विकास, उत्पादन, भंडारण और उपयोग को नियंत्रित करना है। शस्त्र नियंत्रण का अर्थ क्या है? हथियारों के विकास, उत्पादन, भंडारण और उपयोग को नियंत्रित करना है। इसका उद्देश्य हथियारों की होड़ को सीमित करना तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। इसका उद्देश्य क्या है? हथियारों की होड़ को सीमित करना और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। शस्त्र नियंत्रण की प्रमुख विशेषता। शस्त्र नियंत्रण की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है? हथियारों की संख्या पर नियंत्रण करना, हथियारों की दौड़ को सीमित करना, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना, राष्ट्र के बीच विश्वास बढ़ाना, युद्ध की संभावना को कम करना, परमाणु हथियारों के प्रसार पर रोक लगाना। शस्त्र नियंत्रण की आवश्यकता। अब शस्त्र नियंत्रण की आवश्यकता क्यों है? वैश्विक शांति बनाए रखने के लिए शस्त्र नियंत्रण आवश्यक है। सैन्य खर्च को कम करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय तनाव कम करने के लिए, मानवता को विनाशकारी हथियारों से बचाने के लिए तथा विकास कार्यों के लिए संसाधन उपलब्ध कराने के लिए शस्त्र नियंत्रण की आवश्यकता है। अब शस्त्र नियंत्रण के महत्व क्या है? शस्त्र नियंत्रण के महत्व के बारे में बताना है। इससे सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा मिलता है, संघर्ष को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत किया जाता है। निष्कर्ष। शस्त्र नियंत्रण के निष्कर्ष क्या निकले? शस्त्र नियंत्रण विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह राष्ट्र के बीच विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देता है। शस्त्र नियंत्रण विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है और यह राष्ट्रों के बीच विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देता है। फिर है परमाणु प्रसार। परमाणु प्रसार की समस्या का विश्लेषण कीजिए। परमाणु प्रसार की समस्या का विश्लेषण कीजिए। परमाणु प्रसार का अर्थ परमाणु हथियारों, तकनीकी और सामग्री का अधिक देशों या संगठनों तक फैलाना है। परमाणु प्रसार का अर्थ क्या है? परमाणु प्रसार का अर्थ है परमाणु हथियारों, तकनीकी और सामग्री का अधिक देशों या संगठनों तक फैलाना है। यह विश्व शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती है। यह जो है विश्व शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती है। परमाणु प्रसार के प्रमुख कारण। परमाणु प्रसार के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता होती है, शक्ति और प्रतिष्ठा प्रदान करने की इच्छा, क्षेत्रीय प्रतिद्वंदिता, परमाणु तकनीकी का प्रसार, सुरक्षा संतुलन बनाए रखने का प्रयास। अब इसके प्रभाव कौन कौन से हैं? वैश्विक सुरक्षा को खतरा, हथियारों की दौड़ में वृद्धि, युद्ध की संभावना बढ़ना, आतंकवादी समूहों तक तकनीकी पहुंचने का जोखिम, आतंकवादी समूहों तक तकनीक पहुंचने का जोखिम, अंतर्राष्ट्रीय तनाव में वृद्धि। नियंत्रण के उपाय। अब नियंत्रण के क्या उपाय हैं? एनपीटी जैसी संधियां, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी और कूटनीतिक प्रयास एवं सहयोग। निष्कर्ष। अब इसके निष्कर्ष क्या निकलते हैं? परमाणु प्रसार विश्व शांति के लिए गंभीर खतरा है। परमाणु प्रसार क्या है? विश्व शांति के लिए गंभीर खतरा है। इसे नियंत्रित करने के लिए वैश्विक सहयोग और प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था आवश्यक है। इसे नियंत्रित करने के लिए वैश्विक सहयोग और प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था
व्यवस्थाएं आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परमाणु अप्रसार संधि की प्रमुख विशेषता की चर्चा कीजिए। परमाणु अप्रसार एनपीटी की संधि और प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए। परमाणु अप्रसार मतलब एनपीटी 1968 में संपन्न हुई थी। परमाणु अप्रसार कब संपन्न हुआ था? 1968 में, तथा 1970 में लागू हुई थी। लागू कब हुआ था? 1917 में। परमाणु अप्रसार की संधि जो है 1968 में संपन्न हुई तथा 1917 में लागू हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना, निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना, निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना तथा परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहित करना। अब एनपीटी के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? परमाणु अप्रसार के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना, परमाणु निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहन करना। प्रमुख विशेषताएं, अब इसके प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है? परमाणु एवं गैर परमाणु देशों का वर्गीकरण, नए देशों को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकना, IAEA द्वारा निरीक्षण एवं निगरानी, शांतिपूर्ण परमाणु तकनीक के आदान प्रदान की अनुमति, निशस्त्रीकरण के लिए सहयोग का प्रावधान, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने का प्रयास। अब परमाणु निशस्त्रीकरण की उपलब्धियां क्या है? उपलब्धियां में आएगा, परमाणु प्रसार को सीमित किया जाता है, कई देशों को परमाणु हथियार विकसित करने से रोका जाता है, वैश्विक सुरक्षा को बढ़ावा मिल पाता है। सीमाएं, अब परमाणु अप्रसार की कुछ सीमाएं भी हैं। परमाणु एवं गैर परमाणु देशों के बीच असमानता, कुछ देशों ने संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए, पूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण अभी तक संभव नहीं हो सका। निष्कर्ष, अब परमाणु अप्रसार के निष्कर्ष क्या निकले? परमाणु अप्रसार संधि विश्व में परमाणु प्रसार रोकने की सबसे महत्वपूर्ण संधि में से एक है। परमाणु अप्रसार संधि जो है विश्व में परमाणु प्रसार को रोकने की सबसे महत्वपूर्ण संधियों में एक है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का मूल्यांकन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी कि CTBT का मूल्यांकन कीजिए। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का मूल्यांकन कीजिए। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि 1969 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकृत की गई थी। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि जो है 1996 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकृत की गई थी। इसका उद्देश्य सभी प्रकार के परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाना है। इसका उद्देश्य क्या है? सभी प्रकार के परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाना। व्यापक परमाणु परीक्षण संधि के उद्देश्य, अब इसके उद्देश्य क्या हैं? परमाणु परीक्षणों को रोकना, परमाणु हथियारों के विकास को सीमित करना, वैश्विक शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं? सभी प्रकार के परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाना, अंतर्राष्ट्रीय निगरानी प्रणाली की व्यवस्था, परमाणु हथियारों की होड़ को रोकने का प्रयास, वैश्विक निशस्त्रीकरण को प्रोत्साहन, परीक्षण गतिविधियों की जांच का प्रबंधन, परीक्षण गतिविधियों की जांच का प्रावधान। महत्व, इसके महत्व क्या हैं? परमाणु हथियारों के विकास की गति कम होती है, पर्यावरणीय क्षति में कमी आती है, अंतर्राष्ट्रीय विश्वास और सहयोग को बढ़ावा मिलता है। सीमाएं, अब इसकी सीमाएं क्या है?
अभी तक पूरी तरह लागू नहीं हो सका। अभी तक CTBT जो है पूरी तरह लागू नहीं हो सका। कुछ प्रमुख देशों ने अनुमोदन नहीं किया। गुप्त परीक्षणों की संभावना बनी रहती है। निष्कर्ष, CTBT परमाणु परीक्षणों को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। CTBT क्या है? परमाणु परीक्षणों को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, किंतु इसकी प्रभावशीलता सभी देशों की भागीदारी पर निर्भर करती है। किंतु इसकी प्रभावशीलता जो है वो सभी देशों की भागीदारी पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतंकवाद की अवधारणा एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आतंकवाद की अवधारणा और विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आतंकवाद वह हिंसात्मक गतिविधि है जिसके माध्यम से भय, आतंक और असुरक्षा का वातावरण उत्पन्न कर राजनीतिक, धार्मिक या वैचारिक उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। मतलब आतंकवाद वह हिंसात्मक गतिविधि है जिसके माध्यम से भय, आतंक और सुरक्षा का वातावरण उत्पन्न कर राजनीतिक, धार्मिक या वैचारिक उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। आतंकवाद की कुछ प्रमुख विशेषताएं। आतंकवाद की कुछ प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है? हिंसा का प्रयोग, भय एवं आतंक उत्पन्न करना, राजनीति या वैचारिक उद्देश्य, निर्देश नागरिकों को लक्ष्य बनाना, संगठित एवं योजनाबद्ध गतिविधियां, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव। अब आतंकवाद के कारण क्या क्या हैं? राजनीतिक असंतोष, धार्मिक कट्टरता, आर्थिक असमानता, जाति एवं क्षेत्रीय विवाद, विदेशी हस्तक्षेप इत्यादि। अब आतंकवाद के प्रभाव क्या क्या रहे? मानव जीवन की हानि होती है, आर्थिक नुकसान, सामाजिक अस्थिरता आती है, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होता है। निष्कर्ष, अब आतंकवाद के क्या निष्कर्ष निकलते हैं? आतंकवाद विश्व शांति और मानव सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती है। आतंकवाद जो है विश्व शांति और मानव सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती है। इसके उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और प्रभावी नीतियां आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के कारणों की व्याख्या कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के कारण क्या है, उन कारणों की व्याख्या कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद वह आतंकवादी गतिविधियां हैं जिसका प्रभाव एक से अधिक देशों पर पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद वह आतंकवादी गतिविधियां हैं जिसका प्रभाव एक से अधिक देशों पर पड़ता है। यह वर्तमान विश्व की सबसे गंभीर सुरक्षा चुनौतियों में एक है। यह क्या है? वर्तमान विश्व की सबसे गंभीर सुरक्षा चुनौतियों में एक है। अब राष्ट्रीय आतंकवाद के प्रमुख कारण क्या क्या हैं? राष्ट्रीय आतंकवाद के प्रमुख कारण हैं धार्मिक कट्टरवाद एवं उग्रवाद, राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक असमानता और गरीबी, जातीय एवं सांस्कृतिक संघर्ष, विदेशी हस्तक्षेप और युद्ध। आधुनिक संचार तकनीक का दुरुपयोग, हथियारों की असमान उपलब्धता, अलगाववाद आंदोलन इत्यादि। अब आतंकवाद के प्रभाव क्या हैं? वैश्विक शांति को खतरा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभावित, मानवाधिकारों का उल्लंघन, सुरक्षा व्यय में वृद्धि। निष्कर्ष, इससे निष्कर्ष क्या निकलते हैं? निष्कर्षतः अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के कारण बहुआयामी हैं। अंतर्राष्ट्रीय आतंक के कारण क्या है? बहुत आयामी हैं, बहुत सारे हैं। इसके समाधान के लिए वैश्विक सहयोग, विकास और प्रभावी सुरक्षा नीतियां आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आतंकवाद से निपटने के उपायों की चर्चा कीजिए। आतंकवाद से निपटने के क्या उपाय हैं? इन उपायों की चर्चा कीजिए। आतंकवाद आज विश्व शांति, सुरक्षा और विकास के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। आतंकवाद क्या है? आज विश्व शांति, सुरक्षा और विकास के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। इससे निपटने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
संयुक्त प्रयास आवश्यक है। इससे निपटने के लिए क्या है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त प्रयास आवश्यक है। आतंकवाद से निपटने के प्रमुख उपाय, आतंकवाद से निपटने के प्रमुख उपाय कौन कौन से हैं वो देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना, खुफिया तंत्र को सशक्त बनाना, आतंकवाद वित्त पोषण पर रोक लगाना, सीमा सुरक्षा को मजबूत करना, आधुनिक तकनीक का प्रयोग करना, कट्टरपंथ और उग्रवाद को रोकना, शिक्षा एवं जागरूकता को बढ़ावा देना, संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को मजबूत करना। महत्व, अब इनके महत्व क्या है। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित होती है, नागरिकों की सुरक्षा बढ़ती है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं स्थिरता को बढ़ावा मिलता है। निष्कर्ष, इसके निष्कर्ष क्या निकले। आतंकवाद से लड़ाई केवल सैन्य कार्रवाई से नहीं की जा सकती। इसके लिए राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित प्रयास आवश्यक है। आतंकवाद से लड़ाई केवल सैन्य कार्रवाई से नहीं की जा सकती। इसके लिए राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित प्रयास आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अधिकार एवं अंतर्राष्ट्रीय शांति के संबंध का विश्लेषण कीजिए। मानव अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय शांति के संबंध का विश्लेषण कीजिए। मानव अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय शांति एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। मानव अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय शांति जो है एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। जहाँ मानव अधिकारों का सम्मान होता है वहाँ शांति, स्थिरता और विकास की संभावना अधिक होती है। जहाँ मानव अधिकार का सम्मान होता है वहाँ शांति, स्थिरता और विकास की संभावनाएं अधिक होती है। इसके विपरीत मानव अधिकारों के उल्लंघन से संघर्ष, हिंसक और अस्थिरता उत्पन्न होती है। मानव अधिकार एवं शांति का संबंध, मानव अधिकार एवं शांति के क्या संबंध है। मानव गरिमा की रक्षा, इससे मानव गरिमा की रक्षा होती है। मानव अधिकार प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा करते हैं। फिर है संघर्षों की रोकथाम। मानव अधिकारों का संरक्षण सामाजिक और राजनीतिक संघर्षों को कम करता है। फिर है लोकतंत्र को बढ़ावा। मानव अधिकार लोकतांत्रिक मूल्यों और सुशासन को मजबूत करते हैं। फिर है सामाजिक न्याय की स्थापना। समान अवसर और न्याय शांति की नींव है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन। मानव अधिकारों का सम्मान राष्ट्रों के बीच विश्वास बढ़ाता है। अब मानव अधिकार के उल्लंघन के प्रभाव, मानव अधिकार उल्लंघन के क्या प्रभाव है इसके बारे में जानना है। गृह युद्ध और हिंसा, शरणार्थी समस्या में वृद्धि, राजनीतिक अस्थिरता, अंतर्राष्ट्रीय तनाव और हस्तक्षेप। निष्कर्षतः मानव अधिकारों का संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की आधारशिला है। मानव अधिकारों का संरक्षण क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की आधारशिला है। अस्थायी शांति के लिए मानव अधिकारों का सम्मान आवश्यक है। अस्थायी शांति के लिए मानव अधिकारों का सम्मान आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरणार्थी समस्या का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव बताइए। शरणार्थी समस्या, जो हमारे दूसरे देश से हमारे देश में आते हैं उन्हें शरणार्थी कहा जाता है, या फिर दूसरे जगह से हमारे घर में भी आते हैं शरण लेने, उन्हें भी शरणार्थी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे देश की बात हो रही है तो दूसरे देश से जो हमारे देश में आते हैं वो शरणार्थी होते हैं। शरणार्थी समस्या का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव बताइए। उत्तर में लिखेंगे, शरणार्थी वे लोग होते हैं जो युद्ध, उत्पीड़न, हिंसा या प्राकृतिक आपदाओं के कारण अपना देश छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। शरणार्थी वे लोग होते हैं जो युद्ध, उत्पीड़न,
हिंसा या प्राकृतिक आपदाओं के कारण अपना देश छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वर्तमान समय में शरणार्थी समस्या वैश्विक राजनीति की प्रमुख चुनौती है। वर्तमान समय में शरणार्थी समस्या वैश्विक राजनीति की प्रमुख चुनौती है। शरणार्थी समस्या के कारण। अब शरणार्थी समस्या के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? युद्ध एवं गृह युद्ध, धार्मिक एवं जातीय उत्पीड़न, मानव अधिकारों का उल्लंघन, प्राकृतिक आपदाएं। फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव। अब इसका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है? पड़ोसी देशों पर आर्थिक दबाव बढ़ता है, सुरक्षा संबंधी चुनौतियां होती है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक तनाव बढ़ता है, अंतर्राष्ट्रीय सहायता की आवश्यकता होती है, देशों के बीच कूटनीति विवाद उत्पन्न होता है, मानव अधिकार संबंधी चिंताओं में वृद्धि होती है। समाधान। अब इसके क्या समाधान है? संयुक्त राष्ट्र की सक्रिय भूमिका, मानवीय सहायता कार्यक्रम, संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान। निष्कर्ष। अब इससे निष्कर्ष क्या निकले? शरणार्थी समस्या केवल मानवीय संकट नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, सुरक्षा और विकास से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। शरणार्थी समस्या केवल मानवीय संकट नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, सुरक्षा और विकास से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातीय संघर्ष की अवधारणा का वर्णन कीजिए। जातीय संघर्ष की अवधारणा क्या है, उनका वर्णन कीजिए। जातीय संघर्ष वह संघर्ष है जो विभिन्न जातीय, भाषाएं, संस्कृति या नस्लीय समूह के बीच हितों, पहचान और अधिकारों को लेकर उत्पन्न होते हैं। जातीय संघर्ष वह संघर्ष है जो विभिन्न जातीय, भाषाई, संस्कृति या नस्लीय समूहों के बीच हितों, पहचान और अधिकारों को लेकर उत्पन्न होती है। जातीय संघर्ष की प्रमुख विशेषताएं बताना है। जातीय संघर्ष की प्रमुख विशेषताएं में आता है पहचान आधारित संघर्ष, संस्कृति भिन्नताओं पर आधारित, राजनीति एवं आर्थिक हितों का टकराव, लंबे समय तक चलने की संभावना। अब प्रमुख कारण में आता है संसाधनों का असमान वितरण, राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी, संस्कृति भेदभाव, ऐतिहासिक विवाद, अलगाववादी प्रवृत्ति। प्रभाव। अब इसके प्रभाव क्या क्या होते हैं? सामाजिक विभाजन, हिंसा और अस्थिरता, मानव अधिकार का उल्लंघन, शरणार्थी संकट। निष्कर्ष। अब जातीय संघर्ष से क्या निष्कर्ष निकलता है? जातीय संघर्ष विश्व के अनेक क्षेत्रों में अस्थिरता का प्रमुख कारण है। जातीय संघर्ष जो है विश्व के अनेक क्षेत्रों में अस्थिरता का प्रमुख कारण है। इसका समाधान संवाद, समानता और न्याय के माध्यम से संभव है। इसका समाधान कैसे संभव है? संवाद, समानता और न्याय के माध्यम से ही संभव है। धार्मिक संघर्षों के कारण एवं प्रभावों की चर्चा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था? धार्मिक संघर्षों के कारण और प्रभावों की चर्चा कीजिए। धार्मिक संघर्ष वे संघर्ष हैं जो विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच विश्वास, पहचान या हितों के टकराव के कारण उत्पन्न होते हैं। धार्मिक संघर्ष क्या है? धार्मिक संघर्ष वे संघर्ष हैं जो विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच विश्वास, पहचान या हितों के टकराव के कारण उत्पन्न होते हैं। अब धार्मिक संघर्ष के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? धार्मिक असहिष्णुता, कट्टरवाद एवं उग्रवाद, राजनीतिक स्वार्थ, संस्कृति एवं सामाजिक मतभेद, ऐतिहासिक विवाद, धार्मिक पहचान की राजनीति। धार्मिक संघर्ष के प्रभाव। अब धार्मिक संघर्ष के क्या क्या प्रभाव हैं उसको लिखेंगे। सामाजिक सद्भाव का नष्ट होना, हिंसा एवं जनहानि, आर्थिक क्षति, राजनीतिक अस्थिरता, शरणार्थियों एवं विस्थापन की समस्या, अंतर्राष्ट्रीय तनाव में वृद्धि। समाधान। अब इसके क्या समाधान है? धार्मिक संघर्ष के क्या क्या समाधान है?
धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा मिलता है। संवाद एवं समझ विकसित हो करना होता है। शिक्षा एवं जागरूकता। निष्कर्ष। अब धार्मिक संघर्ष के क्या निष्कर्ष निकले? धार्मिक संघर्ष शांति और विकास के लिए बाधक है। धार्मिक संघर्ष जो है शांति और विकास के लिए बाधक है। सहिष्णुता, विवाद और पारस्परिक सम्मान इसके समाधान की कुंजी है। सहिष्णुता, संवाद और पारस्परिक सम्मान इसके समाधान की कुंजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधनों पर विवाद का विश्लेषण कीजिए। संसाधनों पर विवाद क्यों है, इसका विश्लेषण करना है। संसाधन विवाद वे संघर्ष हैं जो जल, तेल, गैस, खनिज, भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के नियंत्रण एवं उपयोग को लेकर उत्पन्न होते हैं। संसाधन विवाद वे संघर्ष हैं जो जल, तेल, गैस, खनिज, भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के नियंत्रण एवं उपयोग के लेकर उत्पन्न होते हैं। संसाधन विवाद के प्रमुख कारण। संसाधन विवाद के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? संसाधनों में कमी, जनसंख्या में वृद्धि, आर्थिक विकास की बढ़ती मांग, सीमावर्ती क्षेत्रों पर दावे और पर्यावरणीय परिवर्तन। अब प्रमुख प्रकार। संसाधन विवाद के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? जल विवाद, तेल एवं गैस विवाद, भूमि विवाद, खनिज संसाधनों पर संघर्ष इत्यादि। अब इसके प्रभाव को बताइए। इसमें प्रभाव में आएगा अंतर्राष्ट्रीय तनाव, आर्थिक अस्थिरता, युद्ध एवं हिंसा की संभावना, पर्यावरणीय क्षति, क्षेत्रीय असुरक्षा। समाधान। इसके समाधान में लिखेंगे संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण, अंतर्राष्ट्रीय समझौते, सहयोग एवं संवाद और सतत विकास नीतियाँ। निष्कर्ष। अब संसाधन विवाद से क्या निष्कर्ष निकलता है? संसाधन विवाद आधुनिक विश्व की महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक है। संसाधन विवाद जो है आधुनिक विश्व की महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक है। इनका समाधान सहयोग, कूटनीति और संसाधनों में उचित प्रबंधन द्वारा संभव है। इसका समाधान कैसे संभव है? सहयोग, कूटनीति और संसाधनों के उचित प्रबंधन द्वारा संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय संघर्ष की प्रकृति का वर्णन कीजिए। पर्यावरणीय संघर्षों की प्रकृति का वर्णन करना है। पर्यावरणीय संघर्ष वे संघर्ष हैं जो प्राकृतिक संसाधनों की कमी, पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन तथा पर्यावरणीय क्षति के कारण उत्पन्न होते हैं। पर्यावरणीय संघर्ष वे संघर्ष हैं जो प्राकृतिक संसाधनों की कमी, पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन तथा पर्यावरणीय क्षति के कारण उत्पन्न होते हैं। वर्तमान समय में ये संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और वैश्विक सुरक्षा के महत्वपूर्ण मुद्दे बन चुके हैं। वर्तमान समय में ये संघर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और वैश्विक सुरक्षा के प्रमुख महत्वपूर्ण मुद्दे बन चुके हैं। पर्यावरणीय संघर्ष की प्रमुख विशेषताएं को बताएं। पर्यावरणीय संघर्ष के प्रमुख विशेषता क्या क्या हैं उसको देखना है। प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित होते हैं, स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पन्न हो सकते हैं, मानव और पर्यावरण दोनों को प्रभावित करते हैं, दीर्घकालिक प्रभाव छोड़ते हैं, विकास और संरक्षण के बीच टकराव उत्पन्न करते हैं। अब इसके प्रमुख कारण क्या क्या हैं? जलवायु परिवर्तन, जल एवं भूमि संसाधनों में कमी, वनों की कटाई, औद्योगिकरण, प्रदूषण, जनसंख्या वृद्धि, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन इत्यादि। प्रभाव। अब इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं? खाद्य संकट होता है, जल संकट उत्पन्न होता है, विस्थापन एवं शरणार्थी समस्या आती है, सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है, अंतर्राष्ट्रीय तनाव में वृद्धि होता है।
अब इनके समाधान क्या है? पर्यावरणीय संकट के समाधान क्या है? सतत विकास को बढ़ावा देना, पर्यावरण संरक्षण नीति लागू करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना और नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करना। अब इनके निष्कर्ष क्या निकलते हैं? पर्यावरणीय संघर्ष के क्या निष्कर्ष निकलते हैं? पर्यावरणीय संघर्ष आधुनिक विश्व की गंभीर चुनौती है। पर्यावरणीय संघर्ष जो है आधुनिक विश्व की गंभीर चुनौती है। इनके समाधान हेतु वैश्विक सहयोग, पर्यावरणीय संरक्षण और सतत विकास आवश्यक है। इनके समाधान हेतु वैश्विक सहयोग, पर्यावरणीय संरक्षण और सतत विकास आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जल संसाधनों को लेकर होने वाले अंतर्राष्ट्रीय विवादों की चर्चा कीजिए। जल संसाधन को लेकर होने वाले विवाद जो होते हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय विवादों की चर्चा करना है। जल जीवन और विकास का आधार है। जल क्या है? जीवन और विकास का आधार है। बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकीकरण और जलवायु परिवर्तन के कारण जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकीकरण और जलवायु परिवर्तन के कारण जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। इससे देश के बीच जल विवाद उत्पन्न हो रहा है। इससे देशों के बीच क्या हो रहा है? जल का विवाद उत्पन्न हो रहा है। जल विवादों के प्रमुख कारण के बारे में बताना है कि जल विवाद के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। जल संसाधनों की कमी, सीमा पार नदियों का उपयोग, बांधों एवं जल परियोजनाओं का निर्माण, बढ़ती जनसंख्या और जल की मांग, जलवायु परिवर्तन। प्रमुख उदाहरण, इसके प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं? भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल विवाद। भारत पाकिस्तान के बीच कौन सा जल विवाद है? सिंधु जल विवाद। और भारत बांग्लादेश के बीच गंगा जल विवाद है, यानी गंगा नदी को लेकर जल विवाद चल रहा है। मिस्र इथोपिया के बीच नील नदी विवाद है। मिस्र और इथोपिया के बीच क्या है? नील नदी का विवाद है। तुर्की, सीरिया और इराक के बीच यूफ्रेटस नदी का विवाद है। तुर्की, सीरिया और इराक के बीच यूफ्रेटस नदी का विवाद है। प्रभाव, अब इनके प्रभाव क्या क्या हैं? प्रभाव में आएगा राजनीतिक तनाव, क्षेत्रीय अस्थिरता, आर्थिक नुकसान, कूटनीतिक संबंधों में तनाव इत्यादि। समाधान क्या है? जल साझेदारी संधियाँ, अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन, कूटनीतिक वार्ता, जल संरक्षण एवं प्रबंधन। अब निष्कर्ष, इनके निष्कर्ष क्या निकलते हैं? जल विवाद भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का प्रमुख कारण बन सकते हैं। जल विवाद क्या है? भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का प्रमुख कारण बन सकते हैं। इसलिए सहयोग और न्यायपूर्ण जल प्रबंधन आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति स्थापना में भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति स्थापना में भूमिका का वर्णन कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? 1945 में। और किस लिए की गई थी? ताकि विश्व में शांति और सुरक्षा बनी रहे। यह अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को रोकने और शांतिपूर्ण समाधान खोजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह क्या करता है? अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को रोकता है और शांतिपूर्ण समाधान खोजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रमुख भूमिका हम देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान करना, शांति रक्षा अभियानों का संचालन करना, युद्ध विराम की निगरानी करना, मानवीय सहायता प्रदान करना, मानव अधिकारों की रक्षा को बढ़ावा देना। उपलब्धियाँ, इनके उपलब्धियाँ क्या क्या हैं? अनेक संघर्षों में युद्ध विराम स्थापित किया, शांति सेना के माध्यम से स्थिरता लाई, शरणार्थियों और पीड़ितों को सहायता प्रदान की, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया। सीमाएं, इनकी कुछ सीमाएं हैं,
वीटो शक्ति का प्रभाव बढ़ा, सदस्य देशों पर निर्भरता रही, संसाधनों में कमी हुई, कुछ संघर्ष में सीमित सफलता मिली। निष्कर्ष: संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व शांति और सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व शांति और सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी भूमिका आज भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की संरचना क्या है और उनके क्या कार्य हैं, उनके बारे में बताना है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का सबसे शक्तिशाली अंग है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद क्या है? संयुक्त राष्ट्र का सबसे शक्तिशाली अंग है। इसका मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना है। संरचना में देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ में केवल कुल 15 सदस्य होते हैं। 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। अस्थायी सदस्य में कौन कौन आते हैं? अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। जबकि 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। 10 अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए। अस्थायी सदस्य को वीटो अधिकार प्राप्त होता है। अस्थायी सदस्य को वीटो शक्ति प्राप्त होता है। प्रमुख कार्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति में सुरक्षा बनाए रखना, विवादों की जांच करना, शांति स्थापना उपायों की सिफारिश करना, आर्थिक एवं सैन्य प्रतिबंध लगाना, शांति रक्षा अभियानों को स्वीकृति देना, नए सदस्य देशों की अनुशंसा करना इत्यादि। महत्व, इनके महत्व क्या है? वैश्विक सुरक्षा का प्रमुख संरक्षक, युद्ध रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान में सहायक। निष्कर्ष: सुरक्षा परिषद विश्व शांति बनाए रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। सुरक्षा परिषद क्या है? विश्व शांति बनाए रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। क्वेश्चन देखेंगे 28। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों की व्याख्या कीजिए। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों की व्याख्या कीजिए। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियान वे मिशन हैं जिन्हें संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में शांति बनाए रखने, युद्ध विराम लागू कराने तथा स्थिरता स्थापित करने के लिए भेजा जाता है। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियान वे मिशन हैं जिन्हें संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में शांति बनाए रखने, युद्ध विराम लागू कराने तथा स्थिरता स्थापित करने के लिए भेजा जाता है। इनके उद्देश्य क्या क्या हैं? युद्ध विराम की निगरानी, संघर्षरत पक्षों के बीच विश्वास स्थापित करना, नागरिकों की सुरक्षा, शांति समझौते को लागू करना, राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देना। प्रमुख कार्य क्या है इनके? शांति सैनिकों की तैनाती, मानवीय सहायता प्रदान करना, चुनाव की निगरानी करना, मानव अधिकार की रक्षा करना, संघर्षोत्तर पुनर्निर्माण में सहायता कर देना। उपलब्धि, अब इनकी क्या क्या उपलब्धियां हैं? कई देशों में हिंसा कम हुई, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को समर्थन मिला, नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई। फिर चुनौतियाँ, इनमें क्या क्या चुनौतियाँ आई? सीमित संसाधन, राजनीतिक बाधाएं, जटिल संघर्ष परिस्थितियाँ। निष्कर्ष: संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना करने में क्या क्या निष्कर्ष निकला? संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियान विश्व शांति और स्थिरता बनाए रखने का प्रभावी साधन है। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान जो है विश्व शांति और स्थिरता बनाए रखने का प्रभावी साधन है। फिर सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा का वर्णन कीजिए। सामूहिक सुरक्षा क्या है? इनकी अवधारणा का वर्णन कीजिए।
सामूहिक सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। सामूहिक सुरक्षा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। इसके अनुसार किसी एक राष्ट्र पर आक्रमण को सभी राष्ट्रों पर आक्रमण माना जाता है। इसके अनुसार क्या है? अगर किसी एक राष्ट्र पर आक्रमण हो तो सभी राष्ट्रों पर आक्रमण मान लिया जाता है तथा सभी सदस्य मिलकर आक्रमणकारी के विरुद्ध कार्रवाई करते हैं और सभी सदस्य जो है वो मिलकर आक्रमणकारी के विरुद्ध कार्य या कार्रवाई करते हैं। सामूहिक सुरक्षा की प्रमुख विशेषताएं। सामूहिक सुरक्षा की प्रमुख विशेषताएं में आएगा सभी राष्ट्रों की संयुक्त सुरक्षा, आक्रमण के विरुद्ध सामूहिक प्रतिक्रिया, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं स्थिरता का संरक्षण, राष्ट्र के बीच सहयोग की भावना, युद्ध की संभावना को कम करना। उद्देश्य। इसके उद्देश्य क्या हैं? विश्व शांति बनाए रखना, आक्रमणकारी राष्ट्र को रोकना, अंतर्राष्ट्रीय कानून का समाधान सुनिश्चित करना, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देना। महत्व। इसके महत्व क्या क्या हैं? छोटे राष्ट्रों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा मिलता है, वैश्विक शांति मजबूत होती है इत्यादि। निष्कर्ष। सामूहिक सुरक्षा विश्व शांति बनाए रखने का एक प्रभावी साधन है। निष्कर्ष में क्या आ जाएगा? सामूहिक सुरक्षा जो है विश्व शांति बनाए रखने का एक प्रभावी साधन है जो राष्ट्रों के सहयोग और एकता पर आधारित होती है। जो राष्ट्रों के सहयोग और एकता पर आधारित होती है। फिर संघर्ष समाधान के प्रमुख उपायों की चर्चा कीजिए। संघर्ष समाधान क्या है? इनके प्रमुख उपायों की चर्चा कीजिए। संघर्ष समाधान वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विवादों और संघर्षों का शांतिपूर्ण एवं अस्थायी समाधान खोजा जाता है। संघर्ष समाधान वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विवादों एवं संघर्षों का शांतिपूर्ण एवं अस्थायी समाधान खोजा जाता है। संघर्ष समाधान के प्रमुख उपाय। संघर्ष समाधान के प्रमुख उपाय में होगा वार्ता, मध्यस्थता, पंच निर्माण, न्यायिक समाधान, कूटनीति, विश्वास निर्माण उपाय और संयुक्त राष्ट्र की भूमिका। महत्व। अब इसके महत्व में आ जाएंगे। युद्ध और हिंसा को रोकता है, शांति एवं स्थिरता स्थापित करता है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है, मानव और आर्थिक क्षति को कम करता है। निष्कर्ष। इससे निष्कर्ष होता है कि संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान अंतर्राष्ट्रीय शांति और विकास के लिए आवश्यक है। संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान अंतर्राष्ट्रीय शांति और विकास के लिए आवश्यक है। संवाद और सहयोग इसके प्रमुख आधार हैं। संवाद और सहयोग क्या है? इसके प्रमुख आधार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यस्थता की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। मध्यस्थता की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। मध्यस्थता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई तटस्थ तीसरा पक्ष विवादरत पक्ष के बीच समझौता कराने का प्रयास करता है। मध्यस्थता क्या होता है? जिसमें तीसरा पक्ष जो होता है दो पक्षों के बीच में समझौता कराने का प्रयास करता है। वही लिखा हुआ है कि मध्यस्थता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई तटस्थ तीसरा पक्ष जो है विवादरत पक्षों के बीच समझौता कराने का प्रयास करता है। मध्यस्थता की प्रमुख विशेषताएं हैं तटस्थ तीसरे पक्ष की भागीदारी होती है, स्वैच्छिक प्रक्रिया होती है, शांतिपूर्ण समाधान पर बल दिया जाता है, संवाद को प्रोत्साहित किया जाता है। भूमिका में है इसका तनाव कम करना, पक्षों के बीच विश्वास स्थापित करना, समझौते की संभावनाएं बढ़ाना, युद्ध एवं हिंसा को रोकना। लाभ में आ जाएगा कम खर्चीली प्रक्रिया होती है, लचीला और व्यवहारिक समाधान होता है, संबंधों को बनाए रखने में सहायक होती है। संबंधों को बनाए रखने में सहायक होती है। निष्कर्ष में आ जाएगा कि मध्यस्थता अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का प्रभावी माध्यम है। मध्यस्थता क्या है? अंतर्राष्ट्रीय विवादों के
शांतिपूर्ण समाधान का प्रभावी माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंच निर्माण की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। पंच निर्माण की अवधारणा की व्याख्या करना है। पंच निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विवादरत पक्ष किसी तटस्थ पक्ष या न्यायाधिकरण के निर्माण को स्वीकार करने के लिए सहमत होते हैं। पंच निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विवादरत पक्ष किसी तटस्थ पक्ष या न्यायाधिकरण के निर्णय को स्वीकार करने के लिए सहमत होते हैं। प्रमुख विशेषताएं में आ जाएगा, तटस्थ पक्ष द्वारा निर्णय दोनों पक्षों की सहमति आवश्यक, निर्णय बाध्यकारी होता है, न्यायपूर्ण समाधान पर बल। महत्व में आ जाएगा, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान न्यायिक प्रक्रिया की तुलना में सरल और अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान, समय और धन की बचत। सीमाएं, अब इनकी सीमाएं क्या क्या हैं? पक्षों की सहमति आवश्यक होती है, निर्णय से असंतोष की भावना उत्पन्न होती है। निष्कर्ष, पंच निर्णय अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान की एक महत्वपूर्ण और प्रभावी विधि है। पंच निर्णय क्या है? अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान की एक महत्वपूर्ण और प्रभावी विधि है। क्वेश्चन देखेंगे 33, कूटनीति की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय शांति में किस प्रकार सहायक है? स्पष्ट कीजिए। कूटनीति की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय शांति में किस प्रकार सहायक है? स्पष्ट कीजिए। कूटनीति वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राष्ट्र बातचीत, समझौता और सहयोग द्वारा अपने संबंधों का संचालन करते हैं। कूटनीति क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राष्ट्र बातचीत, समझौता और सहयोग के द्वारा अपने संबंधों का संचालन करते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने का प्रमुख साधन है। यह क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने का प्रमुख साधन है। कूटनीति की प्रमुख भूमिकाएं कौन कौन सी है? विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, राष्ट्र के बीच संवाद स्थापित करना, युद्ध और तनाव को रोकना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, समझौते एवं संधियों का निर्माण करना, विश्वास का निर्माण में सहायक। महत्व में देखेंगे, शांति और स्थिरता को बढ़ावा मिलता है, आर्थिक एवं राजनीतिक सहयोग में वृद्धि होती है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत बनाना होता है। निष्कर्ष, कूटनीतिक अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का सबसे प्रभावी एवं शांतिपूर्ण माध्यम है। कूटनीति क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का सबसे प्रभावी एवं शांतिपूर्ण माध्यम है। निवारक कूटनीति का महत्व बताइए। निवारक कूटनीति क्या है? इसके महत्व को बताना है। निवारक कूटनीति का उद्देश्य संघर्षों को उत्पन्न होने से पहले रोकना तथा संभावित विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना है। निवारक कूटनीति का उद्देश्य क्या है? संघर्ष को उत्पन्न होने से पहले ही उसे रोकना और संभावित विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना है। इस अवधारणा को संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बुतरस घाली ने विशेष महत्व दिया। इस अवधारणा को संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बुतरस घाली ने विशेष महत्व दिया। प्रमुख विशेषताएं में आएगा, संघर्ष की प्रारंभिक पहचान, समय रहते हस्तक्षेप, संवाद एवं वार्ता को प्रोत्साहन, विश्वास निर्माण पर बल, शांति एवं स्थिरता बनाए रखना। महत्व में आ जाएगा, युद्ध और हिंसा को रोकना, मानव एवं आर्थिक क्षति कम करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति को मजबूत बनाना, राष्ट्र के बीच सहयोग बढ़ाना, दीर्घकालिक स्थिरता स्थापित करना। निष्कर्ष क्या निकलता है इससे? निवारक कूटनीति संघर्षों को बढ़ाने से पहले
नियंत्रण करने का प्रभावी माध्यम है। निवारक कूटनीति संघर्ष को बढ़ाने से पहले नियंत्रित करने का प्रभावी माध्यम है और विश्व शांति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और क्या करता है? विश्व शांति बनाए रखने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति निर्माण की अवधारणा का वर्णन कीजिए। शांति निर्माण क्या है? इसकी अवधारणा का वर्णन करना है। शांति निर्माण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से संघर्ष समाप्त होने के बाद अस्थायी शांति स्थापित करने के लिए राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संस्थाओं को मजबूत किया जाता है। शांति निर्माण क्या है? शांति निर्माण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से संघर्ष समाप्त होने के बाद अस्थायी शांति स्थापित करने के लिए राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संस्थाओं को मजबूत किया जाता है। इसके प्रमुख उद्देश्य हैं अस्थायी शांति की स्थापना, संघर्ष को पुनरावृत्ति को रोकना, संघर्ष की पुनरावृत्ति को रोकना, सामाजिक सद्भावना को बढ़ावा देना, लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करना इत्यादि। प्रमुख उपाय, इसके प्रमुख उपाय कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय मेल मिलाप को बढ़ावा देना, मानव अधिकारों की रक्षा, आर्थिक विकास को प्रोत्साहन, शिक्षा एवं जागरूकता, सुशासन की स्थापना। महत्व, अब इसके क्या महत्व है? सामाजिक अस्थिरता बढ़ती है, विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनता है, दीर्घकालीन शांति सुनिश्चित होती है। निष्कर्ष, निष्कर्ष क्या निकलता है? शांति निर्माण केवल युद्ध समाप्ति करने तक सीमित नहीं बल्कि न्यायपूर्ण एवं अस्थायी शांति स्थापित करने की प्रक्रिया है। शांति निर्माण क्या है? केवल युद्ध समाप्त करने तक सीमित नहीं रहता बल्कि न्यायपूर्ण और अस्थायी शांति स्थापित करने की प्रक्रिया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघोत्तर पुनर्निर्माण की आवश्यकता की चर्चा कीजिए। संघोत्तर पुनर्निर्माण की आवश्यकता क्यों है, इस पे चर्चा कीजिए। संघोत्तर पुनर्निर्माण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से युद्ध या संघर्ष से प्रभावित क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को पुनः स्थापित किया जाता है। संघर्षों पुनर्निर्माण क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से युद्ध या संघर्ष से प्रभावित क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को पुनः स्थापित किया जाता है। इसकी आवश्यकता क्यों है? इसकी आवश्यकता है बुनियादी ढांचे को पुनर्निर्माण करने में, आर्थिक विकास को पुनः जीवित करना, शरणार्थियों को पुनर्वास, कानून एवं व्यवस्था की बहाली, सामाजिक सद्भाव स्थापित करना, लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करना। प्रमुख कार्य में आ जाता है सड़क, विद्यालय एवं अस्पतालों का निर्माण, रोजगार के अवसर बढ़ाना, मानव अधिकारों की सुरक्षा, राजनीतिक स्थिरता स्थापित करना इत्यादि। निष्कर्ष, इसके निष्कर्ष में क्या आएगा? संघर्षोत्तर पुनर्निर्माण अस्थायी शांति और विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। संघर्षोत्तर पुनर्निर्माण क्या है? अस्थायी शांति और विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र और शांति के मध्य संबंधों का विश्लेषण कीजिए। लोकतंत्र और शांति के मध्य संबंधों का विश्लेषण करना है। लोकतंत्र और शांति का गहरा संबंध माना जाता है। लोकतंत्र और शांति का गहरा संबंध माना जाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता की भागीदारी, कानून का शासन और मानव अधिकारों का सम्मान शांति को बढ़ावा देता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता की भागीदारी, कानून का शासन और मानव अधिकारों का सम्मान शांति को बढ़ावा देता है। लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन है? जनता की भागीदारी, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, कानून का शासन, मानव अधिकारों का संरक्षण, जवाबदेह सरकार। शांति में योगदान, अब शांति में क्या क्या योगदान है? विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, राजनीतिक स्थिरता, नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा, सामाजिक न्याय को बढ़ावा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि इत्यादि। निष्कर्ष,
निष्कर्ष क्या निकलता है? लोकतंत्र शांति, स्थिरता और विश्वास को बढ़ावा देता है। लोकतंत्र क्या है? शांति, स्थिरता और विकास को बढ़ावा देता है तथा संघर्षों को कम करने में सहायक होता है। तथा क्या करता है? संघर्षों को कम करने में ये सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिक समाज की शांति स्थापना में भूमिका का वर्णन कीजिए। नागरिक समाज की शांति स्थापना में भूमिका का वर्णन कीजिए। नागरिक समाज में गैर सरकारी संगठन, सामाजिक संगठन, मीडिया, धार्मिक समूह और नागरिक संस्थाएं शामिल होती है। नागरिक समाज में क्या क्या होता है? गैर सरकारी संगठन, सामाजिक संगठन, मीडिया, धार्मिक समूह और नागरिक संस्थाएं शामिल होती है। ये शांति स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये क्या करते हैं? शांति स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रमुख भूमिकाएं कौन कौन सी हैं इसकी? प्रमुख भूमिकाएं में आ जाएगा शांति में संवाद को बढ़ावा देना, मानव अधिकारों की रक्षा करना, संघर्ष प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करना, जागरूकता और शिक्षा का प्रसार, सामाजिक सद्भाव को मजबूत करना, सरकार और जनता के बीच सेतु का कार्य करना। महत्व, अब इसके क्या महत्व है? लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करता है, सामाजिक एकता बढ़ाता है, संघर्ष समाधान में सहयोग देता है। संघर्ष समाधान में क्या करता है? ये सहयोग देता है। निष्कर्ष में निकलता है कि नागरिक समाज शांति स्थापना, मानव अधिकार संरक्षण और सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण आधार है। नागरिक समाज क्या है? शांति स्थापना, मानव अधिकार संरक्षण और सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिलाओं की शांति प्रक्रिया में भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। महिलाओं की जो शांति प्रक्रिया है उसमें क्या भूमिका है उसका मूल्यांकन करना है। महिलाएं शांति स्थापना, संघर्ष समाधान तथा सामाजिक पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। महिलाएं क्या क्या भूमिका निभाती है? शांति स्थापना, संघर्ष समाधान और सामाजिक पुनर्निर्माण में महिलाएं जो है प्रमुख भूमिका निभाती है। वे परिवार, समाज और राष्ट्र के स्तर पर शांति एवं सहयोग को बढ़ावा देती है। वे क्या करती हैं? परिवार, समाज और राष्ट्र के स्तर पर शांति एवं सहयोग को बढ़ावा देती है। महिलाओं की प्रमुख भूमिकाएं कौन कौन सी हैं? शांति वार्ताओं में भागीदारी, संघर्ष समाधान में मध्यस्थता, सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना, मानव अधिकारों की रक्षा, संघर्ष प्रभावित लोगों की सहायता, शांति एवं विकास कार्यक्रमों में योगदान। अब महत्व क्या है? महत्व क्या है इनके? अस्थायी शांति की स्थापना में महिलाएं सहायता देती हैं, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देती हैं, लोकतांत्रिक भागीदारी में वृद्धि करती हैं, हिंसा एवं भेदभाव में ये कमी करती हैं। चुनौतियाँ, अब क्या क्या चुनौतियाँ आती है? निर्णय प्रक्रिया में सीमित भागीदारी, लैंगिक भेदभाव होता है महिलाओं के साथ, ये महिला है ये पुरुष है करके, संसाधनों एवं अवसरों की कमी। निष्कर्ष क्या है? महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के बिना अस्थायी शांति की कल्पना अधूरी है। महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के बिना अस्थायी शांति की कल्पना अधूरी मानी जाती है, अधूरी है। इसलिए शांति प्रक्रियाओं में उनकी समान भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। अगर शांति प्रक्रिया को रखना है तो महिलाओं की भागीदारी को हम लोगों को सुनिश्चित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में न्याय की अवधारणा का वर्णन कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में न्याय की क्या अवधारणा है इसका वर्णन करना है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में न्याय का अर्थ राष्ट्रों एवं व्यक्तियों के साथ सम्मान, निष्पक्ष और कानून के अनुसार व्यवहार करना है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में क्या है? न्याय का अर्थ राष्ट्रों एवं व्यक्तियों के साथ सम्मान, निष्पक्ष और कानून के अनुसार व्यवहार करना है। न्याय विश्व शांति और स्थिरता का आधार माना जाता है। न्याय क्या है?
विश्व शांति और स्थिरता का आधार माना जाता है। न्याय की प्रमुख विशेषताएं। न्याय की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है? समानता का सिद्धांत, निष्पक्षता एवं पारदर्शिता, मानव अधिकारों का संरक्षण, अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान और शांति एवं सहयोग को बढ़ावा। महत्व। अब इनके महत्व क्या क्या हैं? राष्ट्रों के बीच विश्वास बढ़ता है, संघर्षों में कमी आती है, मानव गरिमा की रक्षा होती है, वैश्विक स्थिरता मजबूत होती है। निष्कर्ष। न्याय अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा और सहयोग की आधारशिला है। न्याय क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और सहयोग की आधारशिला है तथा अस्थायी विश्व व्यवस्था के लिए आवश्यक है। तथा क्या है? अस्थायी विश्व और व्यवस्था के लिए ये आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ की संरचना एवं कार्यों की चर्चा कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संरचना और उनके कार्य क्या हैं, इनकी चर्चा करनी है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है। संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग कौन है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है। इसकी स्थापना 1945 में हुई तथा इसका मुख्यालय हेग यानी नीदरलैंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1945 में और इसका मुख्यालय कहाँ है? हेग यानी नीदरलैंड में है। संरचना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संरचना कैसी है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संरचना में कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में? 9 वर्षों का होता है। महासभा एवं सुरक्षा परिषद द्वारा ये चुनाव होते हैं। विभिन्न देशों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है। प्रमुख कार्य क्या हैं? देश के बीच कानूनी विवादों का निपटारा करते हैं, संयुक्त राष्ट्र अंगों को कानूनी परामर्श देते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून की व्याख्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्याय को बढ़ावा देते हैं। महत्व। अब इनके महत्व क्या हैं? विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून को मजबूत करते हैं, वैश्विक न्याय व्यवस्था को प्रोत्साहन देते हैं। निष्कर्ष। अब निष्कर्ष क्या निकला इनका? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय विश्व स्तर पर न्याय और कानून के शासन को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है? विश्व स्तर पर न्याय और कानून के शासन को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघर्ष और सहयोग के बीच संबंधों का विश्लेषण कीजिए। संघर्ष और सहयोग के बीच संबंध का विश्लेषण कीजिए। आंसर में लिखेंगे, संघर्ष और सहयोग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के दो महत्वपूर्ण पक्ष हैं। संघर्ष और सहयोग क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के दो महत्वपूर्ण पक्ष हैं। दोनों एक दूसरे के विपरीत प्रतीत होते हैं। दोनों क्या एक दूसरे के विपरीत प्रतीत होते हैं, किंतु व्यवहार में परस्पर जुड़े हुए हैं। संघर्ष और सहयोग का संबंध। संघर्ष और सहयोग के क्या संबंध है? संघर्ष सहयोग की आवश्यकता उत्पन्न करता है। संघर्ष जो है सहयोग की आवश्यकता उत्पन्न करता है। सहयोग संघर्षों को कम करने में सहायता करता है। सहयोग जो है संघर्ष को कम करने में सहायता करता है। दोनों अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा है। दोनों अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा है। साझा हित सहयोग को बढ़ावा देता है। साझा जो है साझा सहयोग हित को बढ़ावा देता है। असहमति संघर्ष को जन्म देती है। असहमति क्या है? संघर्ष को जन्म देती है। सहयोग के क्षेत्र। सहयोग के क्या क्या क्षेत्र हैं? व्यापार एवं अर्थव्यवस्था में सहयोग के क्षेत्र हैं। पर्यावरण संरक्षण, सुरक्षा एवं आतंकवाद विरोध में, और विज्ञान एवं तकनीकी में। निष्कर्षतः संघर्ष और सहयोग दोनों अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की वास्तविकताएं हैं। संघर्ष और सहयोग दोनों अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की क्या है? वास्तविकताएं हैं। प्रभावी सहयोग के माध्यम से संघर्षों को नियंत्रित एवं कम किया जा सकता है। प्रभावी सहयोग के माध्यम से संघर्षों को नियंत्रित और कम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति बनाम
पालन पोषण संबंधी बहस का परीक्षण कीजिए। प्राकृतिक बनाम पालन पोषण संबंधी बहस का परीक्षण कीजिए। इसके उत्तर में लिखेंगे प्राकृतिक बनाम पालन पोषण की बहस मानव व्यवहार के विकास से संबंधित है। प्राकृतिक बनाम पालन पोषण की बहस मानव व्यवहार के विकास से संबंधित है। इसमें यह प्रश्न उठता है कि व्यक्ति का व्यवहार जन्मजात गुणों से प्रभावित होता है या सामाजिक वातावरण एवं शिक्षा से। इसका क्या प्रश्न उठता है? इसमें ये प्रश्न उठता है कि व्यक्ति का व्यवहार जो है वह जन्मजात गुणों से प्रभावित होता है या सामाजिक वातावरण एवं शिक्षा से प्रभावित होता है। प्रकृति का दृष्टिकोण, प्रकृति का क्या दृष्टिकोण है? आनुवंशिक गुणों पर बल देता है। आनुवंशिक गुणों पर ये प्राकृतिक बल देता है। जैविक कारकों को महत्व बनाता है, जैविक कारकों का महत्व देता है। जन्मजात क्षमताओं को प्रमुख मानता है। जन्मजात की जो क्षमता है उन्हें ये मुख्य मानता है। पालन पोषण का दृष्टिकोण क्या है? परिवार एवं समाज का प्रभाव। पालन पोषण में क्या हो जाता है? परिवार और समाज के प्रभाव पड़ते हैं। शिक्षा एवं अनुभव का महत्व होता है। शिक्षा और अनुभव का महत्व होता है। इसमें संस्कृति वातावरण की भूमिका होती है। संतुलित दृष्टिकोण, संतुलित दृष्टिकोण में क्या आता है? व्यवहार पर दोनों का प्रभाव पड़ता है। व्यवहार पर क्या है? पालन पोषण का भी प्रभाव पड़ता है और जन्मजात का भी प्रभाव पड़ता है। आनुवंशिकता और वातावरण परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं। आनुवंशिकता और वातावरण क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं। व्यक्तित्व विकास में दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। व्यक्तित्व के विकास में क्या है? दोनों की पालन पोषण और आनुवंशिकता दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। निष्कर्ष, निष्कर्षतः मानव व्यवहार केवल प्रकृति या केवल पालन पोषण का परिणाम नहीं बल्कि दोनों के संयुक्त परिणामों से व्यक्तित्व का विकास होता है। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यही है कि कोई भी व्यक्ति का विकास केवल पालन पोषण या केवल प्राकृतिक से नहीं बल्कि दोनों को संयुक्त रूप से व्यक्ति का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा अभियानों की उपलब्धि एवं सीमाओं का मूल्यांकन कीजिए। संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा अभियानों की उपलब्धि एवं सीमाओं का मूल्यांकन कीजिए। संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा अभियान विश्व के विभिन्न संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में शांति एवं स्थिरता स्थापित करने के लिए संचालित किए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा अभियान क्या है? विश्व के विभिन्न संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में शांति व स्थिरता स्थापित करने के लिए संचालित किए जाते हैं। इनका उद्देश्य युद्ध विराम बनाए रखना, नागरिकों की सुरक्षा करना तथा संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान में सहायता प्रदान करते हैं। इनका उद्देश्य क्या है? युद्ध विराम बनाए रखना, नागरिकों की सुरक्षा करना और संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान में सहायता प्रदान करना। प्रमुख उपलब्धियां क्या हैं? युद्ध विराम बनाए रखने में ये सहायता करता है, संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में शांति स्थापित करते हैं, नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को समर्थन देना, मानवीय सहायता पहुंचाने में सहयोग करना, शरणार्थियों के पुनर्वास में सहायता करना तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को मजबूत करते हैं। प्रमुख सीमाएं क्या क्या हैं? सीमित वित्तीय एवं सैन्य संसाधन, सुरक्षा परिषद की राजनीतिक बाधाएं, वीटो शक्ति का प्रभाव, सदस्य देशों एवं अत्यधिक निर्भरता, सदस्य देशों पर अत्यधिक निर्भरता, जटिल संघर्षों में सीमित प्रभावशीलता, जटिल संघर्षों में सीमित प्रभावशीलता, कुछ अभियानों में अपेक्षित सफलता का अभाव। निष्कर्ष, निष्कर्षतः संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा अभियानों ने विश्व शांति बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। निष्कर्षता क्या है? संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा अभियानों ने विश्व में शांति बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन उनकी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए संसाधनों, सहयोग और राजनीतिक समर्थन को मजबूत करना आवश्यक है।
लेकिन उनकी प्रभाव शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या क्या आवश्यक है? संसाधनों, सहयोग और राजनीतिक समर्थन को मजबूत करना आवश्यक है। फ्रेंड्स, ये लास्ट क्वेश्चन है। प्लीज़ आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए हमारी मेहनत के लिए। हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और प्लीज़ हमारा वीडियो जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लास्ट प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में स्थायी शांति स्थापित करने के उपायों की चर्चा कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में स्थायी शांति स्थापित करने के उपायों की चर्चा कीजिए। और हाँ, थोड़ा बहुत वर्ड का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा इधर उधर हो जाता है, उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि इतना पढ़ना होता है ना कि थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। तो इसका आंसर लिखेंगे, अस्थायी शांति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का प्रमुख उद्देश्य है। अस्थायी शांति क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का प्रमुख उद्देश्य है। इसके लिए केवल युद्ध की समाप्ति पर्याप्त नहीं है। इसके लिए केवल युद्ध की समाप्ति पर्याप्त नहीं है, बल्कि न्याय, सहयोग और विकास पर आधारित व्यवस्था की आवश्यकता होती है। अस्थायी शांति स्थापित करने के प्रमुख उपाय। अस्थायी शांति स्थापित करने के प्रमुख उपाय में आ जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना, मानव अधिकार की रक्षा सुनिश्चित करना इत्यादि। और हो इसमें निशस्त्रीकरण एवं शस्त्र नियंत्रण को प्रोत्साहन देना, लोकतंत्र एवं सुशासन को बढ़ावा देना, आर्थिक एवं सामाजिक विकास को प्रोत्साहन देना, संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को मजबूत बनाना, आतंकवाद एवं उग्रवाद पर नियंत्रण करना, पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान करना, शिक्षा, सहिष्णुता एवं संस्कृति संवाद को बढ़ावा देना। महत्व, इनके क्या क्या महत्व हैं? महत्व में लिखेंगे, वैश्विक सुरक्षा मजबूत होती है, आर्थिक विकास को गति मिलती है, मानव कल्याण में वृद्धि होती है, राष्ट्रों के बीच विश्वास एवं सहयोग बढ़ता है। निष्कर्ष, अब इससे क्या निष्कर्ष निकला? अस्थायी शांति न्याय, समानता, सहयोग और विकास पर आधारित होती है। अस्थायी शांति किस पे आधारित होती है? अस्थायी शांति जो है समानता, सहयोग और विश्वास पर आधारित होती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के संयुक्त प्रयासों से विश्व में अस्थायी शांति स्थापित की जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के संयुक्त प्रयासों से विश्व में अस्थायी शांति स्थापित की जा सकती है। तो हमारा ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। Thank you for watching this video. For complete exam preparation, subscribe to Riddhi Academy. Learn today, lead tomorrow.